Hello everyone. Today we are going to solve a numerical on leveling. Leveling, as you all know, that there are two types of method to solve numericals regarding leveling. The first method is the rise and fall method, and today we are going to solve a numerical with the help of a rise and fall method only. आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे और टीचर्स पढ़ाने वाले एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने के लिए आधा घंटा लगाते हैं। मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है ताकि बहुत कंसाइज में बहुत कम वक्त में मैं आपको ये न्यूमेरिकल करा पाऊँ, ताकि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए लास्ट टाइम पर आप अच्छे से तैयारी कर सको। क्वेश्चन को देखेंगे। द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद अ लेवल 2.58, 4.72, 8.62, 10.98, 3.12, 2.67, 1.78, 0.78, 4.82, 3.57 and 6.68. These are the consecutive readings taken from one level. How many readings are there? First we will count how many readings are there. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th and 11th. So there are total 11 readings. In any type of leveling problem, what we understand is that we always take the first reading as backside, and the instrument work, the leveling work always finishes on the foreside. So we always understand that the first reading would always be a backside taken on a benchmark. And we also understand that when we close our work, when we finish our work, we will take the final reading, and that final reading would be taken as foreside. So we understand that 2.58 is a backside and 6.68 is a foreside. Clear? After that, the question moves on and say the instrument was shifted after the 4th and 8th reading. चौथी और आठवीं, 4th and 8th रीडिंग के बाद आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया था। तो हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 10.98 के बाद जो है आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज चेंज आफ्टर द रीडिंग 10.98। उसके बाद 5th, 6th, 7th, 8th, यानी कि 0.78 रीडिंग आने के बाद भी आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज चेंजिंग आफ्टर रीडिंग केम आउट एज 0.78। उसके बाद we took the reading 4.82, 3.57 and 6.68 and we closed the work on 6.68. What we understand is कि हम जिसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट चेंज होने के बाद जो अगली रीडिंग होती है वो बैक साइड होती है, और जिस रीडिंग पर इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं वो रीडिंग हमेशा फोर साइड होती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं, इफ आई एम सेइंग दैट आफ्टर द फोर्थ रीडिंग आई विल चेंज माई इंस्ट्रूमेंट, तो अगर आफ्टर द फोर्थ रीडिंग आई एम चेंजिंग माई इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस फोर्थ रीडिंग 10.98 it is going to be a four side, and this fifth reading 3.12 is going to be a back side. और हमेशा याद रखिए, जहां पर फोर साइड ली है वहीं पर मुझे बैक साइड लेनी है। होता क्या है कि हमारे पास एक जगह पर बेंचमार्क है जहां पर हमने काम स्टार्ट करा, और जहां पर से हमने काम स्टार्ट करा वहां पर हमने बैक साइड ले ली बेंचमार्क के ऊपर। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट पे आगे लेट अस सपोज 20-30 मीटर पर हमने रीडिंग्स लेना शुरू करी, और उसके बाद हमको इंस्ट्रूमेंट से दिखाई देना कम पड़ गया, यानी 100-150 मीटर के बाद इंस्ट्रूमेंट के मुझे फर्दर दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास वहां पर आगे 200 मीटर दूर पर बेंचमार्क नहीं है, ठीक है, मेरे पास यही बेंचमार्क था जिसका मुझे इस्तेमाल करना था। पर मुझे यह पता है कि जहां पर मैं पहुंच गया वो रीडिंग मुझे जो है बता देगी कि उस पॉइंट का आरएल कितना है, और आपको पता है कि बेंचमार्क इज द पॉइंट ऑफ नोन आरएल। तो इसका मतलब यह है कि वो जो फोर्थ रीडिंग मैंने ली है, जहां पर मैंने आखिरी रीडिंग ली इसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, वो रीडिंग मेरे लिए जो है एक आरएल का काम करेगी, और वो आरएल मुझे पता है। तो जिसका आरएल पता है वो बेंचमार्क है मेरे पास। तो मैं अपना जो है स्टाफ एक जगह पर, मैं मान लो इधर से मैं काम शुरू कर रहा था, तो मैं यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट पकड़ के खड़ा हुआ था, अपना स्टाफ, वहां से रीडिंग ली गई और उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज करने का इशारा करा। अब जो बंदा स्टाफ पकड़े खड़ा था वो अपनी जगह पर खड़ा रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज कर देगा स्टाफ को चेंज करे बिना, इंस्ट्रूमेंट आगे चला जाएगा, ये हमारा चेंज पॉइंट 1 हो जाएगा। जहां पर इंस्ट्रूमेंट गया मैंने स्टाफ नहीं हटाया, दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे ही मैं टिका हुआ हूं जहां पर मैंने फोर साइड ली थी। अब वहां पर से चेंज पॉइंट पर से मैं रीडिंग ले रहा हूं, वो मेरे लिए बैक साइड हो जाएगी, यानी कि जिस पर मैंने फोर साइड ली थी आपके इंस्ट्रूमेंट चेंज होने से पहले, उसी पॉइंट पे मुझे बैक साइड लेनी है। ये सब चीजें मुझे टेबल भरने के लिए बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। सिमिलरली
बोला है कि 8th रीडिंग के बाद से फिर से चेंज पॉइंट लाना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 यानी 0.78 अगेन एक फोर साइड है और उसके बाद 4.82 सिमिलर प्रोसेस से बैक साइड है। क्लियर है यहां तक? तो 4.82 बैक साइड। अब मैं जब फिल करना शुरू करूंगा, मुझे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन द बेंचमार्क। जैसा मैंने बताया कि पहली रीडिंग हमेशा बेंचमार्क के ऊपर लेनी है, तो फर्स्ट रीडिंग बेंचमार्क के ऊपर ली है और उसका आरएल मुझे पहले से पता है, बिकॉज एज आई सेड बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क इज द पॉइंट जिसका आरएल आपको पहले से पता होता है। ठीक है, तो बेंचमार्क का आरएल था 820.75। अब रिड्यूस लेवल निकालने के लिए राइज एंड फॉल मेथड से हमको टेबल ड्रॉ करना है। पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर या स्टेशन नंबर, फिर हम लिखेंगे बैक साइड, फिर हम लिखेंगे इंटर साइड, फिर हम लिखेंगे फोर साइड, उसके बाद हम राइज लिखेंगे, उसके बाद हम फॉल लिखेंगे, फिर हम आरएल लिखेंगे और उसके बाद फिर हम रिमार्क लिखेंगे। ठीक है, तो इतना सारा चीज लिखेंगे। अब सबसे पहले आप देखोगे कि पहला पॉइंट जो है वो आपका पहली रीडिंग जहां पर ली जाती है वो पॉइंट जो है आपका बेंचमार्क होता है और उस बेंचमार्क का नाम मैंने यहाँ लिख दिया रिमार्क में, बेंचमार्क। इसका आरएल मुझे पता है 820.75 है। बेंचमार्क के ऊपर मैंने बैक साइड ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेंचमार्क के ऊपर हमेशा जो रीडिंग ली जाती है वो बैक साइड होती है। तो पहली रीडिंग 2.58 यहां पर मैंने बैक साइड लिख दी। उसके बाद जितनी भी रीडिंग है इंस्ट्रूमेंट चेंज होने से पहले जितनी भी रीडिंग है वो सारी की सारी इंटर साइट है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट रीडिंग। लास्ट रीडिंग को फोर साइट में डालना है इंस्ट्रूमेंट चेंज होने से पहले वाली। ठीक है, और उसके अलावा जो बीच में जो रीडिंग है यानी कि पहली रीडिंग और इंस्ट्रूमेंट चेंज होने वाली रीडिंग, इसके बीच की जितनी भी रीडिंग है वो सब इंटर साइट है। तो यहां पर देखेंगे 2.58 ये हमारे बैक साइड थी। ठीक है, उसके बाद यहां पर इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ, यहां पर इंस्ट्रूमेंट नहीं चेंज हुआ, यहां पर रीडिंग ली, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ। इसका मतलब 4.72 एक इंटर साइट है, 8.62 अगेन इंटरमीडिएट साइट है और 10.98 के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज करा है, इसलिए 10.98 हमारा फोर साइट है। ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने आपको क्या चीज बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जहां पर इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है, अब मैंने क्या करा कि मैंने जहां पर फोर साइट ली थी, जब मैं ऐसे घूम के खड़ा था मैंने फोर साइट ली थी, अब मैंने स्टाफ का पोजीशन बिल्कुल उठाए बिना बस ऐसे घूम जाना है। इंस्ट्रूमेंट आगे चला गया मेरा, क्योंकि मुझे आगे दिख नहीं रहा तो इसलिए मैंने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया। दिस इज माई चेंज पॉइंट 1। अब चेंज पॉइंट 1 है, अब मैंने स्टाफ हटाए बिना रीडिंग जो ली है वो आपकी बैक साइड है, यानी कि जिस पॉइंट पर फोर साइड लिया था उसी पॉइंट पर मैंने स्टाफ हटाए बिना जो है रीडिंग ली है, तो वो बैक साइड है। तो चूंकि मैंने ये रीडिंग जो है वो उसी पॉइंट पर ली है जिस पॉइंट पर मैंने फोर साइड ली थी, इसलिए बैक साइड नीचे नहीं आएगी, बैक साइड इस फोर साइड वाले पॉइंट के एकदम सामने आएगी, क्योंकि हम एक ही पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं। उसी पॉइंट पर फोर साइड ली थी, उसी पॉइंट पर बैक साइड ली। उसके बाद अगेन सिमिलर प्रोसेस से 2.67 इंटरमीडिएट साइट है, उसके बाद 1.78 इंटरमीडिएट साइट है और बोला कि 0.78 यानी कि 8वीं रीडिंग जो है उसके बाद मुझे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देना है। इसका मतलब 0.78 जो है वो मेरा फोर साइट हो गया। उसके बाद फिर मैं आगे पहुंच गया। जब मैं आगे पहुंचा तो आगे पहुंचने के बाद मैंने फिर से एक रीडिंग ली अगेन उसी पॉइंट पर, जो कि मेरा चेंज पॉइंट 2 बना। चेंज पॉइंट 2 पर मैंने जो है जहां पर फोर साइड ले रखी थी वहीं पर मैंने बैक साइड ली 4.82। उसके बाद मैंने एक रीडिंग इंटरमीडिएट साइड 3.57 ली और फिर मैंने काम फिनिश कर दिया 6.68 पे। तो मैंने आपको बताया कि जहां पर काम फिनिश कर रहे हैं वो आपका अल्टीमेटली फोर साइड है, तो 6.68 आपका फोर साइड हो गया। इसकी मदद से मैंने इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड ये तीनों मैंने भर ली। अब इसके बाद का प्रोसेस काफी इजी है। मुझे बैक साइड में से इंटर साइड माइनस करनी है और इंटर साइड में से इंटर साइड माइनस करनी है और इंटर साइड में से फोर साइड माइनस करनी है, यानी मुझे कंसेक्यूटिव आगे की डायरेक्शन में बढ़ना है, पर मुझे फोर साइड में से बैक साइड माइनस नहीं करनी है। यानी कि मेरा प्रोसेस जो चलेगा बैक साइड माइनस दिस इंटर साइड, दिस इंटर साइड माइनस दिस इंटर साइड, दिस इंटर साइड माइनस फोर साइड और उसके बाद क्लोज। ठीक है, फिर यहां से शुरू होगा बैक साइड माइनस इंटर साइड, फिर इंटर साइड माइनस इंटर साइड, फिर इंटर साइड माइनस फोर साइड, फिर क्लोज, फिर उसके बाद बैक साइड माइनस इंटर साइड माइनस फोर साइड। हमेशा याद रखिए फोर साइड माइनस इंटर साइड या फोर साइड माइनस बैक साइड नहीं करते हैं, बैक साइड माइनस इंटर साइड माइनस इंटर साइड माइनस
फोर साइड ये करते हैं, बट फोर साइड से माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो आप कर रहे हो बैक साइड माइनस इंटर साइड कर रहे हो, चाहे इंटर साइड माइनस इंटर साइड कर रहे हो, चाहे इंटर साइड माइनस फोर साइड कर रहे हो, अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे कि राइज हुआ है, और अगर ये नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि फॉल हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 2.58 माइनस 4.72, ये माइनस का 2.14 आएगा, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, पर चूंकि माइनस में आया तो हमने ये 2.14 फॉल में लिख दिया। सिमिलरली 4.72 माइनस 8.62 अगेन आपका माइनस में आएगा, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, मैंने इसको फॉल में लिख दिया। फिर इंटर साइड माइनस फोर साइड 8.62 माइनस 10.98 अगेन माइनस में 2.36 आएगा, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, मैंने यहां पर फॉल में लिख दिया। अब यहां पर मैं छोड़ दूंगा, यहां तक मेरे पास आ गया टेबल। इसके बाद 3.12 में से 2.67 हटाया तो 0.45 बचा प्लस का, तो उसको मैंने राइज में डाल दिया। 2.67 माइनस 1.78 ये आया 0.89 प्लस का, तो उसको मैंने फिर राइज में डाल दिया। 1.78 माइनस 0.78 ये आया प्लस का 1, अगेन मैंने राइज में डाल दिया। अब यहां पर क्लोज, फिर ये बैक साइड माइनस इंटर साइड 4.82 माइनस 3.57 ये पॉजिटिव आ रहा है 1.25 राइज में डाल दिया, एंड अल्टीमेटली 3.57 माइनस 6.68 ये आपका माइनस का 3.11 आ रहा है, तो इसको मैंने फॉल में डाल दिया 3.11 के। अब इसके बाद का प्रोसेस फर्दर और सिंपल है, उसमें क्या है आपका कि आपका जो पहला पॉइंट का आरएल आपको पहले से पता था, बेंचमार्क का आरएल आपको पहले से पता था, अब अगर फॉल हो रहा है तो बेंचमार्क के आरएल में से माइनस कर दीजिए, तो 820.75 में से 2.14 माइनस होगा 818.61 आ जाएगा। अब इसमें से 3.9 जो कि फॉल अगेन है माइनस होगा 814.71 आ जाएगा। 814.71 में से 2.36 क्योंकि फॉल का है फिर माइनस होगा 812.35 आ जाएगा। इस 812.35 में से अब चूंकि राइज हो गया है तो राइज हो जाता है प्लस, तो 812.35 यानी कि प्रीवियस पॉइंट के आरएल में 0.45 मुझे ऐड कर देना है, 812.80 पे पहुंच गया। 812.80 में 0.89 ऐड कर देना है, 813.69 पे पहुंच गया। अगेन फिर राइज हो रहा है, 813.69 में 1 को ऐड कर देना है, 814.69 पहुंच जाना है। अगेन राइज हो रहा है, 814.69 में 1.25 ऐड कर देना है, 815.94 पे पहुंच जाना है। और उसके बाद चूंकि आखिर में फॉल हो रहा है तो 815.94 में से 3.11 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 812.83 पे पहुंच जाना है। यहां पर आकर हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब टेबल कंप्लीट हो जाने के बाद हमको पता चला कि हमारा फर्स्ट आरएल था 820.75, लास्ट आरएल आ रहा है हमारा 812.83, ये मैंने लिख लिया। लास्ट आरएल 812.83, फर्स्ट आरएल 820.75, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने बैक साइड को ऐड कर देना है और फोर साइड को ऐड कर देना है। इंटर साइड से मुझे को मतलब नहीं है, बैक साइड और फोर साइड का समेशन कर देना है, यानी कि सम ऑफ बैक साइड सम ऑफ फोर साइड। सिमिलरली सम ऑफ राइज सम ऑफ फॉल कर देना है। और राइज एंड फॉल मेथड के लिए तीन तरीके के चेक एम्प्लॉयज होते हैं। वो चेक क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड शुड बी इक्वल टू सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल शुड बी इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। यहां पर हम देखेंगे सम ऑफ बैक साइड आया 10.52, सम ऑफ फोर साइड आया 18.44, 10.52 माइनस 18.44 इससे आपको मिल गया माइनस का 7.92। सम ऑफ राइज आया 3.59, सम ऑफ फॉल आया 11.51, इससे भी आपको मिला माइनस का 7.92। लास्ट आरएल था आपका 812.83, फर्स्ट आरएल था आपका 820.75, इसको सब्ट्रैक्ट करा तो भी मिला आपका माइनस का 7.92। इसका मतलब तीनों चेक्स में हमारा आंसर जो आ रहा है वो माइनस का 7.92 आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमारे चेक्स के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। अगर आपका चेक्स क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब आपने जो टेबुलेशन करा है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट करा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन कहीं पर गलत कर दिया है और आपको रिवीजन करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चूंकि तीन चेक्स एम्प्लॉय होते हैं, अगर ये चेक्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आपने क्वेश्चन कहीं पर
गलत करा है। और अगर ये चेक्स जो है आपके क्लियर हो रहे हैं, ये तीनों ओके हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल सही है। इसमें फायदा ये है 7 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा AKTU के एग्जाम्स में, और अगर आपके ये चेक सही आ रहे हैं आपको 7 में से 7 मार्क्स मिलेंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर कि चेक होना कैसे है और आपका क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। ये टेबुलेशन बैक साइड, इंटर साइड और फोर साइड का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और इसी तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्विंग और थ्योरेटिकल वीडियोस आपको मिलते रहें इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।